1961 जेई एग्जाम की स्टार्टिंग हुई। जेई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 5 आईआईटीज थे उस टाइम, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी मद्रास। इन पांचों आईआईटीज में 720 सीट्स थी मिलाकर और 4,500 बच्चों ने पहली बार एंट्रेंस दिया था। भैया ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम था? हाँ था। इससे पहले एडमिशन कैसे होता था आईआईटी में? इससे पहले एडमिशन होता था 12th के मार्क्स के बेसिस पर और आपका एक इंटरव्यू भी कंडक्ट होता था। इशू क्या होने लगा, कुछ एरिया में 12th के मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, कुछ में कम आते थे, तो वो एक ना इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही थी। इसलिए फिर जेई एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया। जब ये एग्जाम आया था इसमें 4 पेपर होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। हाँ जी, इंग्लिश एग्जाम भी आपको जेई में मिलता था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही पेपर कंडक्ट होने लगा। धीरे धीरे फिर स्टूडेंट्स इंक्रीज होते गए, नंबर बढ़ता गया और 2002 में एक एग्जाम और लॉन्च हुआ जिसका नाम था AIEEE। अब इंजीनियरिंग के लिए हो गए थे 2 एंट्रेंस, एक तो था जेई, अगर आपको कहां पर जाना है आईआईटी में, और आईआईटी के अलावा अगर आपको एनआईटी में जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में जाना है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जाना है, देन आपको AIEEE भी क्रैक करना पड़ेगा। 2 एंट्रेंसेस, डबल मेहनत हो गई, बच्चे के दिमाग पर 2 एंट्रेंस का प्रेशर आ गया, तो एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह हुई। फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि भैया 2013 से हम जेई और AIEEE दोनों एग्जाम को मर्ज करेंगे और सिर्फ एक एग्जाम बनाएंगे JEE। इसके 2 पार्ट्स होंगे, जेई मेंस अगर आपको एनआईटी, GFTI, IIIT इन सब में जाना है, और जेई एडवांस अगर आपको आईआईटी में जाना है। मेंस बन गया एक स्क्रीनिंग एग्जाम। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर पाते हो देन ही आप जेई एडवांस में अपीयर कर सकते हो। ये था जेई का सफर। अब बात करते हैं कोचिंग के सफरनामे की। 1961 से 81 के आसपास तक 20 साल कोई स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं थी। मतलब आप क्लासरूम में जाओगे, वहां पर पढ़ोगे, फिर घर आओगे, होमवर्क करोगे, ऐसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मिलते थे। भैया ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स क्या होता है? भाई नॉर्थ में तो अग्रवाल क्लासेस और साउथ में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, ये 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस फेमस थे और आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स देते थे। आपको पहले इनको मनी ऑर्डर करना था, यूपीआई तो था नहीं उस टाइम, तो आप इनको पैसे जब भेजते थे, इनकी तरफ से फिजिकली सारा मटेरियल आपके पास आता था। आप उसको पढ़ते थे। तीसरे दिन डाउट आया, लिख लिया। फिर 7th डे एक और डाउट आया, वो भी लिख लिया। 15-20 डेज में जब बहुत सारे डाउट्स आपके इकट्ठे हो गए, या फिर जो भी टाइम पीरियड था उस टाइम, आपने जब डाउट्स इकट्ठे कर लिया, आप वो कोरियर करते थे इंस्टीट्यूट को। फिर वो इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स थे वो सारे सॉल्यूशंस बनाते थे और वो आपको वापस से कोरियर करते थे। इस टाइप के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज वर्क कर रहे थे 61 से लेके 81 के आसपास तक। बाद में भी चले, लेकिन इन ईयर्स में इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट स्टूडेंट्स पर रहा। 1982 के आसपास वीके बंसल सर, विनोद कुमार बंसल सर, ये कोटा में गए JKS सिंथेटिक्स में जॉब करने, लेकिन एक डिजीज इनको हो गया, उसकी वजह से जॉब छोड़नी पड़ी और इन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी। और टीचिंग वैसी जैसे टीचिंग स्टार्ट होती है, भाई एक डाइनिंग टेबल पर 3-4 बच्चों को लेकर पढ़ाना, अच्छे से उनको मैनेज करना, उनको कोई डाउट है 3-3 घंटे तक उनके डाउट सॉल्व करना, फीस नहीं है कोई बात नहीं बेटा बाद में दे देना, उस माइंडसेट से सर ने पढ़ाया और जबरदस्त तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को शेप किया और इंस्टीट्यूट का नाम हुआ बंसल क्लासेस। 6 ईयर्स के बाद 2 इंस्टीट्यूट और आए, एलन एंड आकाश। एलन स्टार्ट किया महेश्वरी फैमिली ने, आकाश स्टार्ट किया चौधरी फैमिली ने, और इन्होंने पूरे एक कोचिंग बिजनेस को, मतलब उस टाइम तो कोचिंग था, उसको एक स्ट्रक्चर दिया, एक प्रोफेशनली चलाने का तरीका बनाया कि भाई ठीक है हम मार्केटिंग भी करेंगे, हम अच्छे टीचर्स लाएंगे तो उनको हाई सैलरी भी देंगे। इस तरीके से पूरे सिस्टम को वर्ड बाय वर्ड इन्होंने अलाइन किया। 1992 में फिटजी, और धीरे धीरे फिर और इंस्टीट्यूट्स आते चले गए और ये जो कोचिंग था, अब ये एक कोचिंग बिजनेस बोले तो धंधा बनना शुरू हो चुका था। जगह जगह पर आपको इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े होर्डिंग्स मिलने लगे, पैम्पलेट्स कोटा की रोड पर बिखरे रहते थे लिटरली। धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस थे, जैसे अगर आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना है तो वो एक एंट्रेंस कंडक्ट करते थे, अगर आप वो एंट्रेंस क्लियर कर पाते हो देन वो आपको एडमिशन देते थे। तो जब इंस्टीट्यूट इतने सारे हो गए, ऑटोमेटिकली वो जो एंट्रेंस था ना, वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट बन के रह गया। मतलब अगर फीस है 2 लाख रुपए और आपने एंट्रेंस टेस्ट में कुछ अच्छा स्कोर कर लिया तो 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो स्कॉलरशिप बोलते हैं, मैं डिस्काउंट बोलता हूं। अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आ गया तो आपकी पूरी फीस भी माफ हो सकती है। तो इस तरीके से वो जो एंट्रेंस है उसको यूज किया जाने लगा। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन के लिए मना नहीं करता था। पहले जो क्राइटेरिया थे एडमिशन के वो बिल्कुल अपोजिट हो चुके थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े बनते गए, बच्चे और आते गए, लेकिन बच्चों को ना एक थोड़ा सा टेंशन था। क्या? कोटा आना पड़ता था ना पढ़ने के लिए। भाई कोई दिल्ली का बच्चा है, वो दिल्ली छोड़ के कोटा क्यों जाएगा?
तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कहा कोई बात नहीं, हम दिल्ली आ जाते हैं। फिर फ्रेंचाइजी मॉडल्स आए। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, जहां से भी डिमांड आ रही थी, जहां पर भी ज्यादा बच्चे थे, वहां पर अपने फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट्स ओपन करने स्टार्ट कर दिए। फीस बहुत ज्यादा थी, तो फिर सुपर 30 टाइप इंस्टीट्यूट्स आए जिन्होंने ना के बराबर फीस में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। गोरख मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया कि भैया समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब कोटा रबड़ तो है नहीं कि पकड़ के खींच दो और बच्चे समा जाएंगे। जब ऐसा रिजल्ट जाएगा, इतना हवा मचेगा, मिडिल क्लास को सपने दिखाए जाएंगे और बच्चे आएंगे आएंगे आएंगे। फिर हॉस्टल पे फ्लोर बनते चले गए, पीजीज ओपन होते चले गए और इंस्टीट्यूट्स आते चले गए। पता नहीं कितने ब्रांड्स आए, कितने ब्रांड्स ने अपने सेंटर्स क्रिएट किए। फिर ऑटोमेटिकली टेंशन होनी स्टार्ट हो गई। टेंशन क्या? रिजल्ट की टेंशन कि भैया ऑल इंडिया रैंक लेके आओ, AIR1, AIR2, AIR3। अगर ये नहीं आई अपने इंस्टीट्यूट में तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पोस्टर बनवा के रखे जाने लगे कि ये 4 बच्चे हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती है, तो चारों के पोस्टर छपवा लिए। फिर बात हुई जब रिजल्ट आने के बाद कि भैया थर्ड वाले बच्चे की AIR1 आई है, उसके पोस्टर पूरे कोटा में छप गए, सब जगह लगा दिए कि हमारा बच्चा है। राइट, इस लेवल तक की तैयारियां होने लगी। AIR1 खरीदी जाने लगी, ऑल इंडिया रैंक BMW बड़े बड़े चेक्स देकर खरीदी जाने लगी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स देकर खरीदी जाने लगी। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे ना, देखना जरा रिजल्ट, न्यूज़पेपर में जाके देखना, 3-4 रैंक आपको हर पेपर में कॉमन मिलेंगी और ब्रांड सबका अलग है। कोई X इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कोई Y से, कोई Z से, लेकिन बच्चा सेम है। क्यों? क्योंकि उसकी रैंक खरीदी गई है। ये बात बच्चों को भी पता है, ये बात इंस्टीट्यूट को भी पता है, ये बात पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन फिर भी भेजना तो जरूरी है। ये सारी की सारी लड़ाई में पता है क्या हुआ? वो जो मासूम बच्चा था ना 16-17 साल का, जिसके सपने देखने की थोड़ी सी चाह थी, वो बैठ गया। एक सीरीज है क्रैश कोर्स, अगर आप प्राइम पर जाकर देखोगे, प्राइम वीडियो अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है, उस सीरीज में ना बिल्कुल सच्चाई बताई है उन्होंने, तो दिखा दिया। तो मुझे बोलने में क्या ही दिक्कत है कि भैया ड्रग्स भी चल रहे हैं, जो लड़का लड़की एक्सट्रीम अपने रिलेशनशिप में कर सकते हैं वो भी चल रहा है, जो बच्चे पार्टी में एक्सट्रीम कर सकते हैं वो भी चल रहा है, और जो बच्चे पढ़ाई के बाद एक एक्सट्रीम डिसीजन ले सकते हैं वो भी वहां पर प्रैक्टिकली हो रहा है। क्योंकि औकात तो किसी को एक्सेप्ट है ही नहीं भाई। 50% वाला भी 1 करोड़ रुपए साल कमाएगा, 90% वाला भी 1 करोड़ रुपए साल कमाएगा, जो भी कल का बच्चा है वो भी 1 करोड़ रुपए साल कमाएगा, है ना। वो मीम देखा है ना इंस्टाग्राम कि बच्चा पैदा और उसको इंस्टीट्यूट के बाहर ले जा रहे हैं, बेटा कल से यहां तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतना बड़ा हुआ बना दिया कि बच्चा जो था, जिसका जो मन था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो वहां पर जाकर पिस गया, और ऐसा पिसा कि 3 से 4 साल उसकी जिंदगी के खराब हो गए। चलो एक बेसिक कॉमन सेंस की बात करते हैं भाई। जेई के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स हैं वो है 16,000 और जेई में बच्चे हैं 12 लाख। 3 साल बाद बच्चे हो जाएंगे 15 लाख, सीट्स तो उतनी रहेंगी, कितनी? 16,000। फिर 3 से 4 साल बाद बच्चे हो जाएंगे 20 लाख, सीट्स मैं कह रहा हूं यहां पर 20,000 हो गई। अब 20 लाख में से 20,000 कर दो माइनस, तो ये जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, ये तो जीत गए। इनके तो घर पे काजू कतली बढ़ गई, रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया गया कि भैया तुम्हारे बच्चे बेवकूफ है, हमारे बच्चे बढ़िया है, सब कुछ हो गया। फेसबुक पे पोस्ट फलाना ढिमकाना, एंजॉइंग 53 अदर, जो तुम्हें डालना है सब डाल दिया तुमने। मेरी लड़ाई है 19,80,000 बच्चों की। बाबू तुम क्या करोगे? फेलियर का टैग ना यहाँ है, यहाँ ऐसे, जहाँ पे भी जाओगे ना नजरें झुके झुके जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया काटने को दौड़ रही है। और क्या अब एक एंट्रेंस में फेल हुआ जो तुम्हारे लिए बना भी नहीं था, तो तुम एक ऐसे विशियस सर्कल ऑफ जेई में फंस जाओगे जिससे ना तो निकल सकते और ना ही वहां से बच सकते हैं, है ना। वहां से फिर आएगा ड्रॉप ईयर, क्या मैं 1 साल का ड्रॉप ले लूं, क्या जेई मेरे लिए नहीं है, भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, क्या मुझे दुनिया टॉन्ट क्यों मार रही है। ये सारे थॉट आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे और बचने का, टू बी ऑनेस्ट, आपके पास कोई भी तरीका नहीं होगा। भैया यार सच सच बताओ, बचने का कोई तरीका नहीं है यार। देखो एक तरीका है, उसमें क्या है कि ये जो जेई का पूरा विशियस सर्कल है ना, इस सर्कल से एक बार बाहर आकर देखने की कोशिश करो कि दुनिया क्या कह रही है और आप अपने आप को क्या कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? सभी ने देखा है यार, क्रिकेट मैच देखा है। विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा है उसके पास बॉल गई और उसने स्ट्रेट बॉल मारी और वो कैच आउट हो गया। आपको कैमरे से दिख रहा था कि अबे पीछे तो कोई फील्डर था ही नहीं, या विराट कोहली बेवकूफ है क्या, पीछे ना हल्का सा ऐसे बैट कर देता और बस चौका चला जाता, टेंशन ही खत्म हो जाती। देखो मेरी बात सुनो, विराट कोहली ना 1 साल में 100 करोड़ रुपए क्रिकेट से कमाता है, ठीक है। उसका जो इंपल्सिव एक्शन है ना वो बहुत तेज है। मैं पर्सनली अगर पॉपकॉर्न खाते हुए मैच देख रहा हूं, मेरे से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास ना लिमिटेड एक्सेस है। भाई वो सामने तो ही देख सकता है बॉल मारते हुए, ऐसा थोड़ी है जब बॉल आ रही है तो वो पीछे देख लेगा, ये बॉल आ रही है तो वो इधर देख लेगा, उसको बॉल पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आप जब टीवी में मैच देख रहे हो तो आपको पूरा स्टेडियम भी दिख रहा है, क्योंकि कैमरे ने आपको वो एंगल दिया। आपके पास आंखों का स्कोप ज्यादा है देखने का। विराट कोहली के पास अगर इतना है, आपके पास इतना सारा है, बस इतना ही फर्क है मेरे में और आप में। आप विराट कोहली मान लो, मुझे वही, आप एक मोटा सा लड़का पॉपकॉर्न खा रहा है, आप खेल रहे हो मैच जेई का,
ठीक है। आप जेई के मैच में आपके पास लिमिटेड विजन है, इतना सा बस, जो सामने से बॉल आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसी पे दिमाग है। भैया डेली क्लासेस करनी है, 6 घंटे की क्लासेस हैं, फिर आके 3 घंटे का होमवर्क है, उसके बाद 1 घंटा मम्मी पापा से बातचीत है, फिर 1 घंटे हमें सपने देखने हैं, उसके बाद थोड़ी सी इंस्पिरेशनल वीडियो देखनी है कि भैया जेई में इसने कैसे फोड़ दिया, और यही आपकी जिंदगी चल रही है। मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जेई का, मैं तो फेलियर हूँ 1 नंबर का जेई में, लेकिन बाहर से ऐसे देख रहा हूँ, मैं कहा यार इसके पीछे ये बॉल खाली है, अगर यहाँ पर ये हल्का सा टुक कर देगा ना बच्चा, इसकी ये पर्सनैलिटी अगर ये इस करियर में चला गया ना, मजा आ जाएंगे। ये बच्चा अगर ये वाला क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व करा ना, इससे जेई नहीं हो सकता। मुझे बाहर से सब क्लियरली दिख रहा है, जबकि मेरे पास कोई दिमाग भी नहीं है, बस मेरे पास विजन ज्यादा है, राइट। जैसे आपके पास टीवी पर विजन ज्यादा होता है क्रिकेट मैच का, वैसे ही मेरे पास विजन ज्यादा है एज अ करियर काउंसलर। तो आपको ऐसे ही विजन अपने आप का इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ये जो जेई का पूरा सर्कल है, इससे बाहर निकलो। हर 3 दिन में आए एक बार कि यार सर सही पढ़ा रहे हैं क्या, प्रेशर तो नहीं आ रहा, गुड प्रेशर है ना कि हाँ भाई ठीक है कर लेंगे, वैसा वाला दिमाग में टेंशन तो नहीं हो रही, मम्मी पापा जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा तो नहीं कि मैं 6 महीने कमरे में बंद हो रहा हूँ, नहीं ठीक है। फिर 5 दिन पढ़ाई की, फिर उसके बाद आए, फिर बाहर आके देखा कि यार सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। आप कहोगे ना सब सही रहेगा, सब सही रहेगा का ना कोई रिप्लाई नहीं होता। अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो अंदर से आंसर आएगा। और अगर कसम से मैं बता रहा हूं, आपने 5 से 7 बार ऐसा कर लिया ना, 8th टाइम पे आप घर पे फोन करके कह दोगे पापा मम्मी मेरे से नहीं हो रहा। दिल की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, जेई नहीं हो रही, मेरे से ये प्रेशर नहीं झेल रहा। हो सकता है यही जो कोचिंग है आप आराम से घर में करोगे, 1 घंटे 1.5 घंटे में निकाल दोगे, लेकिन उस प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट को आप नहीं झेल पा रहे। तो आपको बार बार वो जो लाइफ है, वो जो पिच पे बार बार डेली बेसिस पर खेल रहे हो, उससे थोड़ा रेस्ट लेकर बाहर आकर अपने आप को देखना पड़ेगा। टीचर बहुत कुछ कहेंगे, वो पढ़ाएंगे, बेटा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। ऑनलाइन लोग आएंगे, आपको अलग अलग बातें कहेंगे, आप कहोगे ठीक है भाई जेई जेई जेई। फिर आप आओगे घर पे, पता चला एक आध जने ने आपको मेरी वीडियो दिखा दी, फिर अंदर से आपका मन कुछ और किया। अगले दिन फिर आपको टीचर मिल गए, उन टीचर ने फिर 6 घंटे की क्लास ली, फिर उन्होंने कहा बेटा डिस्ट्रैक्शन फ्री रहो, फोकस्ड रहोगे तो आपको सीट मिलेगी। आपने कहा बेकार है सार्थक भैया, क्या इनकी बात माननी। फिर आप आए, फिर आप पढ़ाई में लग गए, लेकिन फिर 5 दिन बाद मेरी वीडियो आ गई। तो ये ना आप रिएक्शन मोड में चलते रहोगे कि बस मेरी वीडियो आई तो मेरी तरफ हो गए, उन्होंने कुछ कहा तो उनकी तरफ हो गए। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है तो बाहर आकर देखो गेम को, स्टेडियम में बैठकर देखो और लोग क्या खेल रहे हैं, किस चीज में लग रहे हैं, तब आपका एक विजन, एक मेंटालिटी, एक सोच अपने लिए डेवलप होगी। इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो में कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर तो हुए होंगे। एक ऐसी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जो शायद हमसे ज़्यादा शेयर नहीं की जाती। हमें बस गुड चीज़ें बताई जाती हैं, और जबकि बैड बहुत सारी हैं। वो जो 5% ऑफ द टॉप माउंटेन है ना, आपको वो दिखाया जा रहा है, जो 95% नीचे है वो नहीं दिखाया जा रहा। वो मेरे दिखाने की कोशिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर करियर काउंसलिंग करनी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो खुद को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। वो जो मार्केट समाज लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको कट ऑफ होना पड़ेगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।